बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया और ऐसा एरिया जहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपने पूरे सेशन में आज एक ही काम करना है, मुझे सुनना। आपके जो सवाल हो आपने होल्ड करने हैं, आपको सवालों का मौका दूंगा साथ साथ, मगर ड्यूरिंग क्लास आपने चू नहीं करनी आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये एरिया मुश्किल लगता है और इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट ग्रिड है, और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नंबर कटे इस एरिया के ऊपर। Am I crystal clear on this? ये आज प्री रेक्विजिट है मेरे एंड से, ठीक। शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैं इसलिए ब्लैक स्क्रीन लेकर आया हूं ताकि मैं आपके सामने आज फ्लो चार्ट्स बनाऊंगा इसके, जिससे ये चैप्टर आपको टिप्स पे समझ आएगा। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, सबसे पहली चीज जो यहां पे हम देखते हैं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंपनी बनाती है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कंपनी में मौजूद कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको उर्फ आम में कहा जाता है बैलेंस शीट। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कि ये बताती है कि कैश की इनकमिंग कहां से है और कैश की आउटगोइंग का क्या हिसाब किताब है। फिर एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो कि कैपिटल, डिबेंचर, लोन, ये बात है। फिर है नोट्स, डिस्क्लोजर्स, पॉलिसीज, कंपैरेटिव्स, एक्सेट्रा। ये जो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें आपको नजर आते हैं आपके एसेट्स,
और आपकी लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट से आपको नजर आता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट। तो इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाती है कंपनी का नेट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। अगर मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट ड्रॉ करूं तो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं कुछ ऐसे। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आएंगे एसेट्स, यहां नजर आएंगी आपको लायबिलिटीज, और उसके नीचे आपको नजर आती है इक्विटी। लायबिलिटी और इक्विटी हमें मिलती है राइट हैंड साइड। एसेट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। इसी तरह लायबिलिटी के अंदर भी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। असल में नॉन करंट ऊपर आती है, करंट नीचे आती है, बट चले टेक्निकली ये ऊपर आती है, या चले मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ये नॉन करंट ऊपर आ गया और इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर आ गई, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स ये है आपकी इक्विटी साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। एसेट क्या है? जिनको आप यूज करके इनकम अर्न करते हैं, इनकम कमाते हैं। लायबिलिटी मकरूज, इक्विटी ओनर्स का या आपका अपना पैसा, ये इक्विटी है। नॉन करंट वो एसेट्स या वो लायबिलिटी जो कि मोर देन 1 ईयर हो, और करंट लेस देन एन ईयर, लेस देन 1 ईयर। इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी मोर देन 1 ईयर और करंट लायबिलिटी लेस देन 1 ईयर। अब अगली बात सुने, प्लांट एंड मशीनरी, बड़े बड़े एसेट्स, कंप्यूटर, गाड़ियां, जिनको हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो जाती हैं नॉन करंट में। और स्टॉक, इन्वेंट्री, जिनको बेच के हम पैसे अर्न करते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, सेल कमाते हैं, वो जाते हैं करंट एसेट। इसी तरह अगर मुझे अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, बैंक को पे करना है 1 साल से ज्यादा, तो नॉन करंट, और अगर 1 साल के अंदर अंदर पे करना है तो करंट। ये सब कुछ, ये सारी चीजें कंपनी के अंदर एक इंसान मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कंपनी के अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करता है उसका नाम होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके पास
सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने का इख्तियार भी होता है इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। सेल डिपार्टमेंट पैसा कमा के किसको देगा? फाइनेंस वालों को। परचेज डिपार्टमेंट ने अगर कुछ खर्चना है तो किसके पास आएगा? फाइनेंस के पास आएगा। एचआर ने अगर पेमेंट करनी है अपने एम्प्लॉयज को तो पैसे किससे मांगेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से। मार्केटिंग वालों ने अगर कुछ खर्चा करना है तो वो किसके पास आएंगे? वो आएंगे फाइनेंस वालों के पास। प्रोडक्शन वालों ने अगर रॉ मटेरियल मंगवाना है, लेबर को पैसे देने हैं, तो वो किसके पास आएंगे? फाइनेंस वालों के पास। तो फाइनेंस वालों के पास हमेशा लाइन लगी रहती है, फाइनेंस वालों के पास हमेशा लोगों का रश लगा रहता है। कुछ पैसे लेकर आते हैं और कुछ पैसे मांगने आ रहे होते हैं। अगर आप लोग गौर करें तो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो कि पैसे कमा के दे रहा है। जो कंपनी का कमाऊ पूत है, जो कंपनी का कमाऊ पूत है, जो असल में रेवेन्यू जनरेट करता है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये रेवेन्यू जनरेट करके किसको देता है? सीएफओ को। और ये जो सीएफओ है, यानी कि जो अब्बू जी हैं कंपनी के, ये अब्बू जी फिर हर बच्चे को कुछ कुछ पैसा दे के उसको खुश कर देते हैं। मगर साथ जब पैसा देते हैं तो उससे लिखवाते हैं कि भाई मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है, तुमने अब कंपनी को इसका इतना % वापस भी करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। जिस तरह मार्केटिंग को अगर पैसा दिया है तो जितना पैसा दिया है ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केटिंग अपनी काबिलियत से, अपनी स्ट्रेटजी से इतना अर्न करेगी कि वो इसका डबल रिवॉर्ड देगी कंपनी को इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग न्यू कस्टमर्स। तो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एक और डिपार्टमेंट रह गया आईटी डिपार्टमेंट। आईटी वाले भी जब इनको कुछ चाहिए होता है सिस्टम्स के अंदर तो ये किसके पास भागे भागे जाते हैं? ये जाते हैं भागे भागे फाइनेंस वालों के पास। तो हर डिपार्टमेंट ने एट द एंड किसके पास आना होता है? फाइनेंस वालों के पास। तो फाइनेंस मैनेजर का सबसे जो अहम रोल है वो ये है कि उसने अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी के गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो आपका सीएफओ है इसको मेंटली साउंड होना पड़ेगा, इसको हमेशा मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्हिसार है। अगर ये ही फारिग हो गया, अगर यही सही फैसले नहीं ले रहा, अगर इसी के फैसलों पे डाउट है, तो फिर कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, फिर कंपनी को कोई बचा नहीं सकता। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, ये मनी मैनेजर भी है, ये मनी मैनेजर है, ये मनी मैनेजर है, ये नंबर क्रंचर है, ये फ्यूचर को देखता है, ये विजन को देखता है, मिशन को देखता है और पैसे कमाता भी है थ्रू फाइनेंस और सॉरी थ्रू सेल्स डिपार्टमेंट, और पैसों को अपने पास स्टोर करता है और फिर देखता है कि कहां कहां पे पैसा बांटने की जरूरत है। डे टू डे खर्चे करने के लिए कुछ पेटी कैश निकाल के एडमिन को दे देता है, जिसमें चाय पानी का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, छोटे मोटे मसले चल रहे होते हैं उस पेटी कैश से। मगर असल इसका जो काम है वो है बिग फ्यूचर प्लानिंग करना, देखना कि फ्यूचर में कंपनी ने कहां जाना है, फ्यूचर में कंपनी ने किस मुकाम पे पहुंचना है, कितना हमें रिस्क लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट पकड़ लें। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस।
सीएफओ भाई का एक सवाल है, वो सवाल ये है कि सर पैसा, एक तो आपने बताया कि सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें कमा के दे रहा है, मगर सर हमें कुछ और सोर्सेज भी चाहिए पैसा कमाने के। हमें तो हमेशा पैसा ही चाहिए, और डेली बेस की सेल अगर इतनी ज्यादा नहीं है और हमारी जरूरियात ज्यादा है, हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो हम वो पैसा कहाँ से लाएं? हम वो पैसा कहाँ से लाएं? इसमें फिर हम देखते हैं कि ये पैसा कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए या कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। सर जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो कि लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। और जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, ये मोर देन 1 ईयर, ये मोर देन 1 ईयर चलता है। तो अगर मुझे फाइनेंस चाहिए रिलेटिवली कम पीरियड के लिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे ऑपरेशन चलाने हैं, मुझे अपनी लायबिलिटीज मीट करनी है, मुझे अपने खर्चे मीट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा टूवर्ड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और अगर मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है, तो फिर मैं जाऊंगा टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हम कैसे कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? पहला है ट्रेड क्रेडिट, पहला है ट्रेड क्रेडिट। दूसरा है बैंक लोन, बैंक लोन। तीसरा है कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। चौथा है फैक्टरिंग, जिसको आप डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। और इसी तरह पांचवा है ऑपरेटिंग लीज, पांचवा है ऑपरेटिंग लीज। ये भी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, हमने लॉन्ग टर्म में नहीं किया। तो मेन दो बातें, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म में मजीद 5 बातें: ट्रेड क्रेडिट, बैंक लोन, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग और ऑपरेटिंग लीज। अब पहली बात, व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? इसको हम अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं, इसको हम अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं। अगर एक बंदे ने शॉप ओपन करनी हो और उसके पास पैसा ना हो, तो डेफिनेटली शुरू में कोई पैसा देता भी नहीं है। लोगों को पैसा देते हुए तकलीफ होती है, उनको लगता है कि अगर हम पैसा देंगे और अगर हमारा पैसा डूब गया तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वो बंदा क्या करता है? वो बंदा फिर उधार पे माल पकड़ता है, उधार माल लेकर आता है, ऐसा नहीं, माल, और वो उधार माल डालता है अपनी दुकान पे, और दुकान पे वो उधार पलट माल डाल के उसको सेल करता है, और वहां से इस बंदे को पेमेंट रिटर्न करता है, डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे। ये है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट, अकाउंट्स पे, ये है ट्रेड क्रेडिट या अकाउंट्स पे।
ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ होता है, मगर इसका एक मसला है कि जब आप इसको आदी ले आए, मतलब जब आप इसके आदी बन जाएं, तो फिर अपना पैसा खर्चते हुए हमेशा से इंसान को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो कहता है यार जब मुझे चीज उधार में मिल सकती है तो फिर मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं। याद रखिएगा, ट्रेड क्रेडिट पे मिलने वाला सामान आपको हमेशा एक्सपेंसिव मिलता है, महंगा मिलता है, क्योंकि आप इसकी पेमेंट आज तो नहीं कर रहे हैं, आप इसकी पेमेंट करेंगे फ्यूचर में। अगर आपने सारे पैसे आज कैश में दिए होते तो फिर आपको इसके अगेंस्ट मिल जाता कैश डिस्काउंट, बट चूंकि आपने इसकी पेमेंट करनी है साल के एंड पे, हफ्ते के एंड पे, महीने के एंड पे, तो ये सामान आपको क्रेडिटर हमेशा महंगा देता है, आपसे वो कैश डिस्काउंट नामी जो चीज है वो छीन लेता है। तो ये एक अच्छा तरीका तो नहीं है, क्योंकि आपको चीज महंगी मिल रही है। अब महंगी चीज आप डेफिनेटली महंगी देंगे, क्योंकि आपने अपना भी तो प्रॉफिट कमाना है। बट अगर साथ वाला कंपेटिटर वही चीज सस्ती बेचना शुरू कर दे, तो फिर आपको भी ना चाहते हुए कंपटीशन में रहने के लिए वो चीज सस्ती करके बेचनी पड़ती है, मगर फिर आपको मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि आपका मुनाफा असल में कौन खा गया है? वो बंदा जिसने आपको उधार पे सामान महंगा दिया। इससे कुछ फायदे भी होते हैं, इससे मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मेरी खरीदने की कुवत बढ़ जाती है। जब मुझे पता है कि माल उधार पे मिल रहा है, मुझे पता है कि मैंने पेमेंट महीने के बाद करनी है, 6 महीने के बाद करनी है, तो मैं जज्बाती होके हर वो आइटम जो ना भी चलती हो वो भी टोकरी में डाल के दुकान पे ले आऊंगा और कहूंगा यार बिक जाएगी, दुकान भरो, दुकान भरो, दुकान भरो। तो सप्लायर भी बड़ा चालाक होता है, वो एक तो आपको रेट लगाता है ज्यादा, दूसरा वो आइटम देता है जो कि कम बिकती है, ताकि उसके पास से सामान खत्म हो जाए, वो फायदे में आ जाए। तो नो डाउट आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। फिर इसमें सूद नहीं होता, इसमें प्रॉफिट होता है। देखो, अगर कोई मेरे पास पैसा मांगने के लिए आए, मैं उसको पैसा दूंगा, पैसे में मैं पैसा कमाऊं, वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है कि आपने पैसा दिया, आप उस पैसे में पैसा कमा रहे हैं। बट अगर मैं फर्ज करो मैं होलसेलर हूं और मेरे पास ये मार्कर्स हैं, मैं मार्कर बेचता हूँ, मेरे पास एक बंदा है कहता सर मैंने स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, आप मुझे कुछ सामान दें, तो मैं उसको मार्कर कॉस्ट पे तो नहीं दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के दूंगा। और चूंकि वो मुझे पैसे कैश नहीं दे रहा, उधार कर रहा है, तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा लूंगा, क्योंकि जब तक वो पैसे देगा, पैसे की कदर में इन्फ्लेशन की वजह से कमी आ रही होगी। तो बेशक उस बंदे की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, बेशक वो मुझे कोई सूद नहीं दे रहा, क्योंकि बैंक लोन में सूद आएगा, बेशक वो मुझे कोई सूद नहीं दे रहा, मगर उसको नुकसान ये है कि वो आदी बन गया। उसको नुकसान ये है कि उसका प्रॉफिट अब कम होगा, उसका नुकसान ये है कि अब उसको एडिशनल खर्चे करने पड़ेंगे। तो जो उसको इंसेंटिव मिलना था डिस्काउंट का, वो खत्म हो गया। जो इंटरेस्ट उसने पे हमें नहीं की, अब वो इंटरेस्ट की जगह पे क्या पे करेगा, हमें एक स्पेसिफिक प्रॉफिट पे करेगा। तो ये है ट्रेड क्रेडिट, इसमें आपने उधार पे सामान खरीदा, इसमें आपने उधार पे सामान खरीदा। उसके बाद आता है बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन सिंपल है कि आपको पैसा चाहिए, आपने बैंक से राब्ता किया, बैंक ने कहा चलो ये फॉर्म फिल करो, फिर बैंक ने आपकी की ड्यू डिलीजेंस, बैंक ने आपको आके चेक किया, आपकी इंक्वायरी की, आप पे टीम भेजी, टीम ने आके आपको चेक किया, फिर आपको बुलाया और आपको बुला के लोन दे दिया, और लोन देते हुए कहा कि भैया मुझे कोई चीज प्लेज करवाओ, गिरवी रखवाओ, या कोई चीज मुझे मॉर्टगेज करवाओ, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। प्लेज कहते हैं मूवेबल चीज को रखवाना, जिस तरह सोना, गाड़ी, घर के जेवर, घर के बर्तन, ये है प्लेज, मूवेबल। और इमूवेबल, जमीन हो गई, प्लॉट हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरियां हो गई, ये जाती है मॉर्टगेज में, ये जाती है मॉर्टगेज में।
मॉर्गेज में आपने याद रखना है कि जमीन का टाइटल बाकायदा ट्रांसफर होता है, सिर्फ कागजात रखवा के लोन नहीं मिलता, आपको बाकायदा वो प्रॉपर्टी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर करनी पड़ती है, और जब आप पैसे पूरे पे कर देते हैं तब वो बंदा आपके नाम पे आपका घर वापस से ट्रांसफर करता है। तो जब तक आपने पैसे उसके वापस नहीं किए, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपका प्लॉट, आपका जो भी एसेट है, जो भी आपका फिक्स एसेट है, वो आपका नहीं है, अब वो उसका हो चुका है। ये है बैंक लोन, ये है बैंक लोन। प्लेज, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, प्लेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, सोना, शेयर्स, डायमंड, गाड़ियां, स्टॉक, ये सोना, इन सब चीजों पे आप प्लेज करवाते हैं, इन सब चीजों पे आप प्लेज करवाते हैं। और मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ड्यू डिलिजेंस क्या थी? चेकिंग, तसल्ली करना। ड्यू डिलिजेंस मींस तसल्ली करके बैंक पहले आपके बिजनेस को देखता है, आपकी कंपनी को विजिट करता है, आपके एसेट्स को देखता है, लोगों से आपका मशवरा पूछता है, बाहर के लोगों से आपका रिव्यू पूछता है, पैकरा से पूछता है, फिर जाके आपको लोन देता है। तो बैंक लोन देने से पहले छानबीन करता है, वो जो छानबीन है दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। अब इसका नुकसान ये है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें पेपर वर्क ज्यादा है, मगर ट्रेड क्रेडिट में पेपर वर्क नहीं था। इसका नुकसान ये है कि इसमें सूद है, मगर ट्रेड क्रेडिट में सूद नहीं था। इसका नुकसान ये है कि ये ज्यादा टाइम लेता है, ट्रेड क्रेडिट में टाइम टेकिंग एक्टिविटी कम है, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट है, वहां पे नहीं थी। तो ये बात हमें समझ आई। फिर कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, इसको समझने के लिए मैं एक ही जुमला बोलूंगा, वो है क्रेडिट कार्ड। अगर ये टॉपिक समझना हो कमिटेड लाइंस वाला, तो आप क्रेडिट कार्ड के कॉन्सेप्ट को समझ के ये बात कर सकते हैं। देखें क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि बैंक आपको शुरू में एक कार्ड देता है, और उस कार्ड पे एक लिमिट होती है। फर्स्ट करें कार्ड पे लिमिट है 2 मिलियन की। बैंक आपसे कहता है कि जनाब तुम 2 मिलियन तक खर्चा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें बार बार बैंक को आके पूछने की जरूरत नहीं है, बैंक ने तुम्हें एक मैक्सिमम अमाउंट बता दी है, बैंक तुम्हें एक मैक्सिमम अमाउंट बता चुका है, तुम यहां तक रहते हुए खुल के खर्चा कर लो, हम तुमसे पूछेंगे नहीं, तुम्हें दोबारा बैंक नहीं आना पड़ेगा, बैंक में आके टाइम जाया नहीं करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव पेपर वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, बस हम तुम्हें शुरू में ये कार्ड दे रहे हैं, तुम इसके साथ जो मर्जी करो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, जो मर्जी खरीदो, मगर पेमेंट टाइम पे कर देना। इसमें रूल ये होता है कि जितने का खर्चा आपने किया है उतने के ऊपर ही आप इंटरेस्ट पे करते हैं, टोटल अमाउंट पे नहीं करते। यानी कि अगर आपका खर्चा हुआ है 1 मिलियन का, तो आप पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा 18%, 20%, वो किस पे पड़ेगा? 1 मिलियन पे पड़ेगा। तो अगर इसका 20% इंटरेस्ट हो, तो 1 मिलियन का 20% क्या होगा? 0.2। तो 1 मिलियन की जगह पे वापस करना पड़ेगा 1.2 मिलियन, और इतने पैसे इंसानों के पास होंगे नहीं, और इस सूद की वजह से इंसान आहिस्ता 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 खाया चला जाता है। बेशक इसने आके फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, बेशक इसमें पेपर वर्क कम से कम है, बेशक इसमें इंटरेस्ट सिर्फ एक्चुअल अमाउंट पे ही है, टोटल अमाउंट पे नहीं है, मगर इसका नुकसान ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लोग पैसा लेके भाग जाएंगे, ये रिस्क है, लोग हमें गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, ये भी रिस्क है। बैंक किसी भी टाइम पे अपने रेटों को रिवाइज कर दे, चेंज कर दे, ये बैंक के ऊपर है, आपने इस पर परेशान नहीं। फिर चौथा है डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग, चौथा है डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग।
आप समझते हैं? डिस्काउंटिंग इफेक्ट आज सन 2024 के एंड पे आप 100 रुपए के अगेंस्ट एक ऑल पर बाय कर सकते हैं 85 रुपीज का, और उसके साथ साथ एक बिस्किट भी ले सकते हैं 15 रुपए वाला। तो ये आप इस तरह 100 रुपया अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको भूख लगी है, आपने कहा मैं ऑल पर पकड़ता हूँ, जाके गर्म करूंगा, बिस्किट खाऊंगा, सो जाऊंगा। आज के दौर में 100 रुपए की अहमियत है। एक कस्टमर आपके पास आया, आपसे कहता है कि सर उधार पे माल चाहिए। हमने कहा ले लो। उसने हमसे 500 रुपए का उधार किया, 500 रुपए का क्रेडिट किया, उधार किया, 500 का उधार किया। अब होगा क्या? बीइंग अ कंपनी, मुझे ये पैसे मिलने हैं आज से 5 साल के बाद। मैं अगर 5 साल के बाद 500 दूंगा तो उसकी वैल्यू आज की नहीं रहेगी। आज अगर एक 100 रुपए में एक ऑल पर आ रहा है, शायद 5 साल के बाद 500 रुपए में 5 की बजाय 2 या 3 ऑल पर आ रहे हैं। पैसे की कमी होगी, इन्फ्लेशन आएगी, मसला होगा। तो मैं ऐसे में एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता हूं, मैं ऐसे में अपॉइंट करता हूं एक थर्ड पार्टी को, और इसकी हेल्प लेता हूं कि यार एक काम करो, एक काम कर दो मेरा, ये जो मैंने उधार पे पैसे दिए हुए ना, तुम अगर ये उधार बनता है फर्ज करें 500 रुपए का, तो तुम मुझे आज 450 रुपया दे दो, 50 रुपए तुम इससे कमा लेना। यानी कि जब तुम 500 लोगे उसमें से मुझे नहीं देने, तुम आज मुझे अपनी जेब से 400 450 दे दो, इनसे फ्यूचर में रिकवर करते रहना। ये कॉन्सेप्ट है फैक्टरिंग का या डिस्काउंटिंग का, कि आप फ्यूचर वैल्यू को अभी प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए और आपने कहा कि भाई इतने देके मेरी जान छुड़वाओ, बाकी तुम जानो और ये जाने, ये तो मैं बाकी की पेमेंट कर देंगे। तो इसका एक फायदा ये है कि आपको पैसा बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है। पैसा बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाता है। इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पे होगा, इंटरेस्ट भी सिर्फ उसी अमाउंट पे होगा जो अमाउंट आपने उधार पे पकड़ी है। फिर एक है मेरे पास ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज सर जी, ऑपरेटिंग लीज इज एज इक्वल एज रेंटिंग अ बिजनेस। ऑपरेटिंग लीज से क्या मुराद है? बिजनेस को किराए पे चला देना, बिजनेस को किराए पे चला देना। भाई जब एक बिजनेस को किसी एसेट की जरूरत है मगर लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म चाहिए, यूज करके साल में वापस हो जाएगा और दोबारा से शायद जरूरत ना ही पड़े, तो वो किस में आएगा? वो आएगा ऑपरेटिंग लीज में, शॉर्ट टर्म लीज में। इसमें लॉन्ग टर्म नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म वाला कहां पे आएगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आएगा। तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सर जी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में दो बातें हैं, या आप लेते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, या आप लेते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। या इक्विटी होता है या डेट होता है। इक्विटी कहते हैं ओनरशिप वाले इंस्ट्रूमेंट्स, मलकियत,
और डेट कहते हैं लोन, उधार वाले इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो मेरे पास आएंगे शेयर कैपिटल, मेरे पास आएगा शेयर प्रीमियम, मेरे पास आएगा रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड। एक काम करते हैं, पहले अब हम इक्विटी साइड को देखते हैं और उसके बाद जाएंगे डेट को। अभी के लिए डेट को भूल जाए, ये मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, अब ये साइड लॉक है, ठीक। अब बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की ओर। इक्विटी फाइनेंसिंग, सर जी, इक्विटी फाइनेंसिंग इज बेसिकली नॉट बोरोइंग। ये बोरोइंग नहीं है, ये उधार का पैसा नहीं है। इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं कि कंपनी अपना हिस्सा बेच रही है, अपने शेयर्स बेच रही है, और शेयर्स बेच के पैसा अर्न कर रही है। नए ओनर्स अपनी कंपनी में इन कर रही है और उनसे पैसा ले रही है और उनको उसके पैसे के बदले अपना हिस्सा दे रही है। तो ये लोग शेयर्स को बेचते हैं, शेयर्स को बेचते हैं। अब एक कंपनी में जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, प्रॉफिट की शेयरिंग जिसको हम लोगों ने डिविडेंड कहा था, वो उतना ही कम होती जाएगी, और जितने कम शेयर होल्डर्स होंगे उतना ही उनका हिस्सा ज्यादा बनेगा। शेयर होल्डर के पास होता है वोटिंग पावर। शेयर होल्डर के पास क्या होता है? वोटिंग पावर। शेयर होल्डर के पास है वोटिंग पावर। ये वोटिंग पावर क्या है? जिससे वो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है। कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है वो कर सकता है इसकी मदद से। कंपनी को कंट्रोल कर सकता है इसकी मदद से। जो शेयर होल्डर है उसने डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करना है। उसका मेन इंटरेस्ट क्या है कंपनी में? कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट उसको होगा, कंपनी का होगा, उतना ही शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में शेयर महंगा हो जाएगा। अब जब मार्केट में शेयर महंगा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, शेयर महंगा हो गया। जो शेयर 10 रुपए का लिया था वो बढ़ के हो गया 48 रुपीज का। तो कितने का इंक्रीज आया? 38 रुपीज का। 10 का शेयर बढ़ के कितने का हो गया? 48 का। कितने से इंक्रीज आया? 38। सर जी, ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए, ये आपका है शेयर कैपिटल, और ये जो 38 का इंक्रीज आया है ये है प्रीमियम। प्रीमियम कहते हैं जितने से ज्यादा बिका है, ज्यादा अमाउंट पर सेल हुआ है, ज्यादा अमाउंट पर सेल हुआ है, जितने से ज्यादा बिका, वो है शेयर प्रीमियम। और शेयर कैपिटल क्या है? बेसिकली उसकी फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू। और नॉर्मल हर शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए। हर शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए। मार्केट में अगर ये 10 रुपए का शेयर फर्स्ट करें 55 रुपए पे बिक रहा है, तो ये 55 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू, ये 10 रुपया इसकी फेस वैल्यू। अब अगर मैं शेयर बाय करता हूं, मैंने शेयर बाय किया, एक शेयर बाय किया फर्स्ट करें, मैं उसकी आपको एंट्री दिखाता हूं। कंपनी की एंट्री पास करेगी,
मिस्टर OW ने अल्फा लिमिटेड का एक शेयर बाय किया, मार्केट वैल्यू है 55 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी ने डबल एंट्री क्या पास करनी है? कंपनी करेगी डेबिट कैश को या बैंक को, डिपेंड करता है कि मैंने किस तरीके से पैसे दिए। कितने पैसे दिए हैं? 55 रुपए, ये डेबिट है। क्रेडिट करेगी शेयर कैपिटल को, यानी कि शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ जाएगा। कितने से? फेस वैल्यू से। वो फेस वैल्यू कितनी है? 10। और जो बैलेंसिंग फिगर है 45 की, ये बैलेंसिंग फिगर मेरी बन जाएगी शेयर प्रीमियम। ये बैलेंसिंग फिगर मेरी बन जाएगी शेयर प्रीमियम। तो 55 रुपया कंपनी को मिल गया, 10 रुपए का शेयर मुझे 55 का पड़ गया, 10 रुपया चले गया कैपिटल अकाउंट में और 45 रुपए चले गए प्रीमियम अकाउंट। ये है शेयर कैपिटल से आया हुआ पैसा। फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग का ये क्या है, इसको समझते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, आप यूं कह लें बचा हुआ बाकी पैसा, बाकी का पैसा जो बच गया है, बाकी का पैसा जो बच गया है वो है रिटेन अर्निंग्स। जनाब कंपनी ने फर्ज करें प्रॉफिट अर्न किया 100 मिलियन का, ये प्रॉफिट आया कंपनी को 100 मिलियन का। सबसे ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से पहले माइनस होगा टैक्स। फर्स्ट करें कंपनी में टैक्स का रेट चल रहा है 30%, तो 100 मिलियन का 30% हो गया 30 मिलियन। इतने से टैक्स हो जाएगा माइनस, माइनस होके मेरे पास आंसर आया 70 मिलियन। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला कहां से आया? इनकम स्टेटमेंट से। ये कहां से आएगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह लें या इनकम स्टेटमेंट कह लें। अच्छा अब इस 70 मिलियन पे सबसे पहले जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा? फाइनल डिविडेंड। ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे देने हैं। डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना होता है कि कितने पैसे देने हैं। फर्ज करें डायरेक्टर्स ने कहा है कि हम 30 मिलियन का डिविडेंड देंगे, इस दफा 30 मिलियन का डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। प्रॉफिट शेयर करेंगे 30 मिलियन का अपने शेयर होल्डर्स को। थैंक यू। अच्छा ये डिविडेंड माइनस करने के बाद कंपनी के पास पैसे बच गए 40 मिलियन। ये पैसे माइनस करने के बाद कंपनी के पास पैसे बच गए 40 मिलियन। अब ये 40 मिलियन पे किसी और का कोई हक नहीं है। ये 40 मिलियन अब सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? ये कंपनी के। क्योंकि कंपनी आपको याद होगा हमने कहा था कंपनी एक लीगल पर्सन है। कंपनी एक लीगल पर्सन, कंपनी अपने नाम से चलती है। तो ये उस चार दीवारी के पैसे हैं, ये उस कंपनी के पैसे हैं। इस पर किसी भी शेयर होल्डर का, ओनर का, CFO का, CEO का, इंतजामिया का, गवर्नमेंट का, किसी का भी कोई हक नहीं। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? कंपनी के। कंपनी ये पैसा अपने पास सेव कर लेती है, बचा लेती है। मैंने कहा था बाकी का पैसा जो बच गया है, ये बाकी का पैसा जो कि टैक्स के बाद बचा है, डिविडेंड के बाद बचा, इस पे किसी का कोई हक नहीं है। एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिल चुकी है। एम्प्लॉय की सैलरी यहां
100 मिलियन तक आते आते मिल चुकी है, शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड मिल चुका है, गवर्नमेंट को उसके टैक्सेस मिल चुके हैं, अब इसमें किसी का 1 रुपया भी नहीं। ये सारा का सारा पैसा किसका है? कंपनी का। कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने क्या करना है? कंपनी ने अब इस पैसे को अपने पास एक अकाउंट में सेव कर लेना है, उस अकाउंट का नाम होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जरा नाम पे गौर करें। अर्निंग्स कहते हैं कमाया हुआ पैसा, अर्निंग्स कहते हैं कमाया हुआ पैसा, रिटेन्ड कहते हैं बचा लिया, रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, बचा लिया। ये पैसा अब कंपनी इस्तेमाल करती है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ताकि फ्यूचर में इसको उधार ना मांगना पड़े, फ्यूचर में इसको मौजूदा शेयर होल्डर के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अगर फ्यूचर में ये लोग किसी और प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो ये किस पैसे के थ्रू जाएंगे? ये जाएंगे रिटेन अर्निंग्स के थ्रू। तो हर साल एवरी ईयर कंपनी कुछ पैसा जोड़ती है, कंपनी कुछ पैसा हर साल जोड़ती है, जिससे वो अपने फ्यूचर में आने वाले नीड्स को पूरा कर सके। कंपनी हर साल एक अमाउंट जोड़ती है जिससे वो फ्यूचर में अपनी नीड्स को पूरा करती है। अब इसका फायदा क्या है कि कंपनी को फौरी तौर पे किसी के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। कंपनी को फायदा ही फायदा होगा। अगर कल को महंगाई हो गई तो कंपनी के पास, या कल को कुछ भी हो गया फ्यूचर में, कंपनी के पास पैसा ऑलरेडी सेव पड़ा हुआ। अर्जेंट नीड्स ऑफ फंड है तो कंपनी को एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर जो नया इन्वेस्टर है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पूछता है कि भाई कंपनी अपना कितना पैसा डाल रही है, कंपनी अपना कितना पैसा डाल रही है इस प्रोजेक्ट में। याद करें, एक थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट I0 और एक था I1। जो I0 थी ऑटोनोमस, वो कंपनी की तरफ से बचाए हुए सेविंग्स में से इन्वेस्टमेंट आई थी। याद है? इकोनॉमिक्स को मैं लिंक कर रहा हूं यहां पर थोड़ा बहुत। वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी वो कहां से आई थी? सेविंग्स में से आई थी। तो ये कंपनी की सेविंग्स ही तो है। सब कुछ दे दिला के जो कंपनी ने अपने पास बचा ली है वो सेविंग्स ही तो है। अच्छा जी, अब ये तो है रिटेन अर्निंग्स की बात। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी। सर जी सिंपल सा रूल ये है, सिंपल सा रूल ये है कि पब्लिक कंपनी बाहर अवाम को पुकार पुकार के कह सकती है कि आओ और मेरे में इन्वेस्टमेंट करो, मगर प्राइवेट कंपनी ये आवाज नहीं लगा सकती। यानी कि पब्लिक कंपनी शेयर्स तो इशू कर सकती है, कलर चेंज करते हैं, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी लोन भी जाके मांग सकती है, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी ले सकती है।
मगर प्राइवेट कंपनी ये दोनों काम नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी नो इशू ऑफ शेयर्स, और प्राइवेट कंपनी नो लोन, नो लोन या डेट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी बनने के लिए अगर एक कंपनी प्राइवेट है उसको अगर पब्लिक बनना है तो प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो इसको एक फेज से गुजरना पड़ेगा। उस फेज को हम कहते हैं आईपीओ, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। यानी कि जब एक कंपनी जिंदगी में पहली दफा शेयर्स इशू करती है, जिंदगी में पहली दफा इशू करती है शेयर्स, तो वो कहलाती है आईपीओ। एक कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला है, इनिशियल, पहला, पब्लिक, अवाम, और ऑफर कर रही है कि आओ और आके शेयर्स को बाय करो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स। सर जी, एक है ऑर्डिनरी, और एक है प्रेफरेंस। एक ऑर्डिनरी है, एक प्रेफरेंस है। ऑर्डिनरी शेयर पे हाई रिस्क होता है, प्रेफरेंस वाले पे लो रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ये कहता है कि मैं तुम्हें फिक्स्ड डिविडेंड दूंगा, मैं तुम्हें मुकर्रर शुदा डिविडेंड दूंगा, ना कम ना ज्यादा। कंपनी को 2 रुपए का प्रॉफिट आए, कंपनी को लाख रुपए का प्रॉफिट आए, कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट आए, कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट आए, तुम्हारा डिविडेंड जो मुकर्रर कर दिया गया है वही मिलेगा। तो लो रिस्क है। ऑर्डिनरी में क्या होता है, आपको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, फ्लक्चुएटिंग यानी कि कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। अच्छा, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग पावर नहीं होती, मगर ऑर्डिनरी वालों के पास वोटिंग पावर होती है। ऑर्डिनरी के पास वोटिंग पावर होती है, प्रेफरेंस के पास नहीं होती। प्रेफरेंस वालों को पहले जल्दी ट्रीट किया जाता है, यानी कि इनको अर्ली ट्रीटमेंट मिलती है। इनको जरा लेट पूछते हैं। अगर कंपनी बंद हो रही हो, इसको कहते हैं वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप। अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो इनको पहले क्लियर किया जाएगा, इनको पहले क्लियर किया जाएगा, और उसी
वाइंडिंग अप में इनको लेट क्लियर किया जाएगा, उनको पहले क्लियर करना है और इसको बाद में क्लियर करना है। ये महंगे होते हैं, ये चीपर होते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट है टू फाइंड, डिफिकल्ट टू, तो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। डन, ज्यादा कॉल ओके। मुझे बताइए ये डिफरेंस समझ आ गया बिटवीन ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस? ऑर्डिनरी को किताब एक और नाम भी देती है, कॉमन स्टॉक। ऐसा किताब ना शेयर और स्टॉक का लफ्ज कभी शेयर यूज करती है कभी स्टॉक यूज करती है, तो आपने परेशान नहीं होना। शेयर यूज कर ले या स्टॉक यूज कर ले, एक ही बात, ठीक। ऑर्डिनरी शेयर सस्ते मिल जाते हैं मगर प्रेफरेंस शेयर्स महंगे मिलते हैं। जी, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब फिर से, अब आप लोगों ने सुनना है, फोकस करना है। डेट फाइनेंस, डेट फाइनेंस, हमने शॉर्ट टर्म देख लिया और लॉन्ग टर्म में इक्विटी देख लिया। अब आखिरी बात कर रहे हैं डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बैंक लोन, और यकीन मानिए लोन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, लोन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ये एक ही बात है। यानी कि वही चीजें जो शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलती हैं एग्जैक्टली सेम कहां पे है, लॉन्ग टर्म में। तो इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन सेम एज शॉर्ट टर्म, सेम एज शॉर्ट टर्म लोन। अगली बात, डेट फाइनेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जिसको हम लोग डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, बॉन्ड्स कह लें या इसको आप डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स कह, या बॉन्ड्स कह लें या डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स कह। अब सुनिएगा मैंने कहानी, कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी को पैसे चाहिए, इन्होंने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट लगाना। तो कंपनी के पास ऑप्शंस आती है, नंबर वन, अब है तो ये लॉन्ग टर्म क्योंकि प्रोजेक्ट है तो 3 4 5 10 साल का तो होगा। तो पहली ऑप्शन ये कि हम इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, शेयर इशू करते हैं, पैसा लेते हैं। तो जो मौजूदा शेयर होल्डर है वो एतराज करेगा, वो कहेगा यार मतलब मुझे क्यों ठोक रहे हो, जब तुम शेयर इशू करोगे नए लोग आएंगे तो जो प्रॉफिट है वो अलग अलग डिवाइड हो जाना शुरू हो जाएगा, तो मुझे तो नुकसान है, तो मैं तो ये बात नहीं मानूंगा। फिर कंपनी कहती है कि अब क्या किया जाए, तो जहन में आता है एक आइडिया कि क्यों ना हम मार्केट से उधार पकड़ लें, क्यों ना मार्केट से उधार पकड़ लें, स्पॉन्सर से पैसा पकड़ लें, इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा पकड़ लें, कमर्शियल बैंक से पैसा पकड़ लें, मुदारबा से पैसा पकड़ लें, कोई और फाइनेंशियल इदारा अगर लोन दे रहा है तो वहां से पैसा पकड़ लें। ऐसे में उनके जहन में आता है कि यार अवाम भी तो है, लोग भी तो हैं जो कि हम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं। तो वो जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे ही एक सर्टिफिकेट ये लोग इशू करते हैं, इसे कहते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। इसे कहा जाता है
डिबेंचर सर्टिफिकेट जो कि इस चीज की गवाही देता है, जो कि इस चीज की गवाही देता है कि आपने कंपनी को लोन दिया है, इस लोन के बदले आपको कंपनी रेलेवेंट इंटरेस्ट या प्रॉफिट देगी, ये लोन एक्स नंबर ऑफ ईयर्स का है, और जब ये साल पूरे होंगे तो आप कंपनी से ये पैसा वापस ले सकते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए या प्रूफ के लिए कंपनी ये डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। फिर इसकी एक रीपेमेंट भी होती है, इसकी रीपेमेंट भी होती है। अब ये तो हो गया बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये इतना ही है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें फाइनेंस लीज का। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज, इसको आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लीज, यानी कि ऐसी लीज जो कि ज्यादा टाइम के लिए ली है, लॉन्ग टर्म लीज, फाइनेंस लीज। तो जी इसमें ये होता है कि दो पार्टीज होती हैं, एक लेसर और एक लेसी। ये लस्सी नहीं है, ये लेसी है। एक लेसोर, एक लेजी, लेसर लेसी। फाइनेंस लीज के पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है, हमेशा कोई ना कोई पर्पस छुपा होता है। लेसर वो है जिसके पास एसेट है, यानी कि ये कंपनी है, हैविंग एसेट, यानी कि उस एसेट का मालिक, हैविंग एसेट, और इसके पास एसेट नहीं है, ये उस एसेट को यूज करना चाहते हैं। तो एक के पास है और एक उसको यूज करना चाहता है। तो जिस तरह प्यासा कुएं के पास आएगा, इसी तरह लेसी आता है। एरो पे गौर कीजिएगा, एरो कहां से कहां मूव कर रहा है। लेसी आता है लेसर के पास और आके कहता है कि मुझे स्पेसिफिक एसेट चाहिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, मैं तुम्हें इतना किराया दूंगा। ये है फाइनेंस लीज। इसमें मजे की बात यह है कि चूंकि लेसी उस एसेट का मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल कर रहा होता है, मैक्सिमम टाइम ये इस्तेमाल कर रहा है, और ये एसेट इसके ऑपरेशन से यूज टू भी हो गया है, अकोमोडेट कर गया है। तो इसमें लेसर एक राइट देता है लेसी को कि तुम स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये एसेट मेरे से परचेज कर लो, अभी किराए पे ले जाओ, 5-10 साल इस्तेमाल करो, जब लीज टर्म पूरी हो जाए तब तुम्हारे पास पहला राइट है, तुम चाहो तो ये मेरे से बाय भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। इसको हम कहते हैं पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। चाहो तो खरीद भी सकते हो, चाहो तो ले भी सकते हो। ये है फाइनेंस लीज। अब चूंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, तो फिर मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी पे जाएगी, लेसी की। मेंटेनेंस कौन करेगा, लेसी करेगा। अब इसके अलावा इसकी सारी कहानियां आपको किताब में रीडिंग फॉर्म में नजर आएंगी कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या नुकसान है, वो आप लोगों ने रीड कर लेना। ठीक, बाकी की कहानियां रीड वाली। एक कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे मजीद डिस्कस करना चाहूंगा, टैक्स। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, टैक्स का इफेक्ट कहां कहां जाएगा। अब फ्रैंकली स्पीकिंग किताब ने ज्यादती की है,
जिन्होंने भी किताब उठा के लिखी है ना वो भूल गए, बल्कि लिखी नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने किताब उठा के छापा मारी है ना वो ये भूल गए कि किस लेवल के बच्चे को क्या चीज बता रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी ज्यादती आपके साथ हुई है वो चैप्टर नंबर 10 है, इंडस्ट्रीज, उसका कोई तुक नहीं है। दूसरी ज्यादती इस चैप्टर में ये है कि उन्होंने अचानक से लीज की सारी बातें ये बताना शुरू कर दी कि टैक्स का इम्पैक्ट कहां कहां जाएगा। उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 16, IFRS 16, क्योंकि लीज को डील करता है, लीज की अकाउंटिंग को देखता है, ठीक है, लीज की अकाउंटिंग को देखता है। एक मैं बस वर्ड डिस्कस करना चाहूंगा, दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट, और एक होता है हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट। बस ये आखिरी बात है, उसके बाद आप आजाद है। एक है अकाउंटिंग और एक है टैक्सेबल प्रॉफिट, बस इसका फर्क समझना है। सर जी अकाउंटिंग प्रॉफिट वो है जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट ने आपको निकाल के दिया है बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको उर्फे आम में शायद आप लोगों ने नाम सुन भी लिया हो, इतने बड़े तो आप लोग हो गए हैं, इनको कहा जाता है IFRS और IAS। इनको फॉलो करते हुए हम निकालते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैसे आता है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी में से खर्चे माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक, फिर एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा अब होता ये है कि ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, फर्ज करिए अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 100 मिलियन का, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 100 मिलियन का, 100 मिलियन के ऊपर 30% अगर रेट चल रहा है एफर्ट्स करें तो ये बनता है 30 मिलियन टैक्स। ये टैक्स आप जमा कराने जा रहे थे FBR की ऑफिस, FBR वाले ने पूछा और कितने पैसे लाए जमा कराने के लिए, आपने कहा साहब ये है मेरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट और ये है मेरा प्रॉफिट, उस पर ये टैक्स है, ये है मेरा टैक्स। टैक्स वाले ने कहा यार क्या हो गया, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। टैक्स वाले ने कहा कि भैया मेरे नजदीक जो तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा है वो 100 मिलियन नहीं है। आपने कहा वो कैसे? उसने कहा मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूं, मेरे रूल्स मेरे हैं, तुम फॉलो करते हो IFRS को और IAS को, मैं फॉलो करता हूं टैक्स लॉज को, मैं फॉलो करता हूं टैक्स लॉज को, और टैक्स लॉज के मुताबिक मैं अगर तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो उसमें जो तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है ना वो आ रहा है 60 मिलियन का, वो आ रहा है 60 मिलियन का। तो तुम 60 मिलियन पे 30% यानी कि 18 मिलियन टैक्स दो। तुम जो 30 मिलियन लेकर आए हो उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 12 मिलियन छोड़ रहा हूं, जाओ याशी करो। अब ये 60 मिलियन कैसे आया आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अकाउंटिंग वाले मानते हैं, टैक्स वाले नहीं मानते। कुछ इनकम ऐसी है जो कि अकाउंटिंग वाले मानते हैं, टैक्स वाले नहीं मानते, एंड वाइस वर्सा। तो सब कुछ नेट कर करा के 60 मिलियन आया, 30% लिया 18 मिलियन आ गया। ये उल्टा भी पड़ सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जमा करवाने जा रहे हैं 30 मिलियन और टैक्स वाला आपसे कहता है, FBR आपसे कहता है कि भाई ये तो कम पैसे हैं। आपने कहा वो कैसे? कहता है मेरे नजदीक तुम्हारा प्रॉफिट बनता है 150 मिलियन। क्यों? मैंने टैक्स लॉज के मुताबिक निकाला, उस पर लगाओ 30%, निकाल के बताएं 45 आएगा, तो तुम प्लस 15 मिलियन और डालोगे इसमें तब जाके तुम्हारा टैक्स पूरा होगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट
का आई होप डिफरेंस आपको समझ आ गया। इसमें कोई इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाला अगर उस तरह से समझना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई उस तरीके से है नहीं। याद है? ओके, भी शॉर्ट आ गए। ठीक है गाइस, चैप्टर 4 हमारा डन हुआ। अब इसकी सिर्फ रीडिंग करनी है। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सारे के सारे आपको इस ब्लैक स्क्रीन पे सजा दिए, ताकि जब आप रीडिंग करेंगे तो अब आपको फ्लो मिल जाएगा। अब आपका फ्लो टूटेगा नहीं, अल्लाह के हुक्म से। ओके हो गया?